चिराग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप ये आता हुआ देखते हैं? एक चीज़ तो हमें मालूम है, जितनी बार भी मैंने आपसे पहले बात की है और जो भी बाकी कस्टोडियंस हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सभी का ये कहना रहा है कि सरकार को इसे रेगुलेट करना चाहिए। वो हमने होता हुआ नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद अब ये मार्केट 8 साल पुरानी है, लगातार हमने इसके बेस में ग्रोथ आते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं सेबी वार्निंग को और बाजार पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? नमस्कार मनीषा जी। तो अगर देखें तो ये सेबी का आई बिलीव दिस इज द सेकेंड मूव। 3 साल पहले शायद सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जहां पे जितने इक्विटी ब्रोकर्स और कमोडिटी ब्रोकर्स हैं जो रेगुलेटेड है सेबी से, उनको भी उन्होंने एक बार ये डिजिटल गोल्ड का काम करना शुरू किया था। तो तब सेबी ने आके बताया था कि अगर तुम रेगुलेटेड सेबी से हो तो तुम डिजिटल गोल्ड और इसकी सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। सो दिस वाज अराउंड 3 years बैक which सेबी gave a circular. At the same time जो लास्ट वीक जो सेबी का जो सर्कुलर आया है वो बिल्कुल एक वार्निंग की तरफ है, या सेबी ने कुछ ऐसा देखा होगा कि जहां पे उनको ये नोट निकालना पड़ा। बट एट द सेम टाइम वी एज ए इंडस्ट्री फॉर डिजिटल गोल्ड एंड डिजिटल सिल्वर, we are utmost ready to get regulated by any agency which comes into the picture and tells us that we would like to regulate you. At the same time मनीषा जी, अगर आप देखें तो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, टॉप टियर प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, उनके सारे कस्टोडियंस हैं। जैसे ETF में कस्टोडियंस होते हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी कस्टोडियन है जो उसका ऑडिट करती है, ऑडिट करके उसको एक सर्टिफिकेट देती है। तो आई थिंक दिस इज मूव जहां पे हम लोग एज ए इंडस्ट्री प्लेयर वी आर वेरी मच अप फॉर गेटिंग एनी रेगुलेशन विच कम्स इनटू द मार्केट। चिराग, ये मुझे पता है और डिटेल्स भी आई थिंक काफ़ी लोगों को पता है। जिस तरह से खरीदारी हमने होते हुए देखी है वो भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि इस साल जैन से अगस्त के बीच में हमने डिजिटल गोल्ड की बाइंग में एक डबलिंग अप होते हुए देखी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली गोल्ड के प्राइसेस जिस तरह से ऑल टाइम हाइज पे जा रहे थे, डिजिटल गोल्ड लोगों को खरीदना यहाँ पर शायद बेहतर लगा क्योंकि वो टोकनाइज्ड फ्रैक्शनाइज्ड फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं। हैविंग सेड दैट, किस तरह की और कितनी बड़ी मार्केट है ये एज ऑफ नाउ, अगर हम एक जायजा उसका ले सकें? और आपको लगता है कि ये एक रीजन है क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा एक पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखा? तो देखिए मनीषा जी, देयर आर लॉट्स ऑफ अनरेगुलेटेड मार्केट्स इन आवर कंट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अनरेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है। ज्वेलर्स की स्कीम्स भी चलती है, 13 महीना 14 महीना वाली। ज्वेलर्स भी आज ऐसे देखने जाए तो डायरेक्ट रेगुलेशन में नहीं आते हैं। तो आज से 8 साल पहले जो छोटा सा कॉइन या वो सिल्वर का बार या गोल्ड का बार अगर कोई खरीदता था तो वो भी ज्वेलर से जाके लेता था। तो ये अगर ये जो प्लेटफॉर्म है ये एकदम सहूलियत देता है लोगों को, वो छोटे से फ्रैक्शन में खरीद सकता है। आज अगर किसी को 100 रुपए का भी अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इट इज वेरी टफ फॉर हिम टू गो टू अ ज्वेलर एंड बोले 100 रुपए का मेरे को सोना दो, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो एक ये महीना हो गया। दूसरा महीना मनीषा जी ये है कि लास्ट 4 महीने में आपका जो डेटा है डबल का, मैं बोलूंगा डबल नहीं, ये शायद 4 गुना तक जा चुका है। हमारे प्लेटफॉर्म में तो हमने ये 4 गुना की बढ़ोतरी देखी है ईयर ऑन ईयर। अगर हम दिवाली टू दिवाली भी बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स पे। बिल्कुल एक जगह है जहां पे इम्पैक्ट आ सकता है, जो डिजिटल गोल्ड के जितने निवेशक हैं अगर वो डिलीवरीज लेते हैं फिजिकल कॉइन और गोल्ड बार्स में और सिल्वर बार्स में और कॉइन्स में, अगर डिलीवरी लेते हैं, अगर वो BIS हॉलमार्क रिफाइनरी से आ रही है, तो आई थिंक इट इज अ वेरी सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड एंड सिल्वर। अब चिराग, जैसे आपने कहा कि गोल्ड की जो खरीदारी है डिजिटल फॉर्म में, वहां पर 4x आपने बढ़त आते हुए देखी है। एक मार्केट है जो सिल्वर डिजिटल में भी है, डिजी सिल्वर भी यहाँ पर लोग खरीदते हैं, उस मार्केट में किस तरह की बढ़त देखने को मिली है? डीजी सिल्वर मतलब सिल्वर तो एनी विच वे भाव इतने बढ़ चुके हैं और पीपल आर वेरी मच अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव कि यहाँ से सिल्वर के भाव और बढ़ेंगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो सिल्वर की जो बाइंग थी वो शायद 10 गुना या 12 गुना ज्यादा बाइंग हमने देखी है लास्ट 2 महीने में, विच इज वेरी मच प्रॉमिसिंग। एट द सेम टाइम मनीषा जी, मैं ये भी आपको ऐड करके बताना चाहूंगा कि तकरीबन 40% ऑफ आवर क्लाइंट्स हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ फिजिकल डिलीवरी।
विच इज अ वेरी पॉजिटिव नोट कि जहां पे उनको BIS हॉलमार्क वाला गोल्ड और सिल्वर उनको फिजिकल गोल्ड उनके घर पे डिलीवर किया जाता है. सो दैट इज वेरी मच अफर्मेटिव एंड वेरी मच पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑफ द मार्केट, हेल्दी मार्केट के लिए. दीपक जी नमस्कार। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट को लेकर आपको क्या लगता है, ये जो 1.5 मिलियन टन आया है, आपने 2 मिलियन टन मांगा था, सरकार ने कुछ कम ही दिया है, कब तक कितना किस पैरिटी पर ये आपको जाता हुआ दिखेगा? नमस्कार मनीषा जी। पहली बात तो ISMA सरकार के इस डिसीजन का स्वागत करता है। और जैसे पहले हमने सरकार से बोला था कि लगभग 310 लाख का नेट शुगर प्रोडक्शन होने की उम्मीद है और लगभग 285 लाख टन का डोमेस्टिक सेल होने की उम्मीद है, उसके सामने लगभग हम लोग 20 लाख टन आराम से शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें खुशी है कि सरकार ने 15 लाख टन एक्सपोर्ट करने का परमिशन देने का फैसला किया है। इससे काफी फायदा होगा, डोमेस्टिक जो एक स्टॉक बैलेंसिंग है उसको भी फायदा पहुंचेगा और ये एक डोमेस्टिक मार्केट को और डोमेस्टिक प्राइस को कहीं एक सपोर्ट देगा। ये एक अच्छी चीज है। जहां तक आपका सवाल है कि पैरिटी का, इस वक्त पैरिटी नहीं है, क्योंकि आप देखिए हमारा एक्समिल प्राइस जो इस वक्त है लगभग यूपी लगभग 4050 के आसपास है, लगभग महाराष्ट्र कर्नाटका लगभग 3800 का है और पैरिटी जो आ रही है वो लगभग 3400 की है। तो इस वक्त तो पैरिटी नहीं है, बट जैसे हमने पहले भी कहा था कि इसकी पैरिटी आने की उम्मीद है। लगभग दिसंबर 15 से मार्च 31 तक एक ट्रेड गैप रहेगा लो क्वालिटी व्हाइट्स में। रॉ शुगर प्रोडक्शन की भी प्लानिंग हो सकती है, तो हमें उम्मीद है कि 3-4 महीने का एक विंडो मिलेगा। अर्ली परमिशन से ये होगा कि जो हमारी प्लानिंग होगी रॉ शुगर प्रोडक्शन की उसको भी हम लोग कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये एक प्रॉपर प्लानिंग से लगभग 15 लाख टन आराम से एक्सपोर्ट हो जाएगा एक मार्केट एक्सेप्ट करने की। दूसरा स्टेप जो मोलासिस की तरफ से आता हुआ देखते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए बहुत अच्छा है कि सरकार ने लगभग जनवरी 24 में जब ये सोचा था कि शुगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उन्होंने बी हैवी और जूस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था। उस समय एक्सपोर्ट ऑफ मोलासेस के ऊपर भी 50% ड्यूटी लगाया था। उसके बाद उन्होंने जूस पे बी हैवी पे रिस्ट्रिक्शन हटा दिया था और अब उन्होंने फैसला लिया है कि 50% ड्यूटी हम मोलासेस से हटा लेंगे। तो एक टेम्पररी रिलीफ है, क्योंकि इस बार शुगर प्रोडक्शन काफी होने की उम्मीद है, मोलासेस काफी बनेगा। उसके सामने हमारा एलोकेशन काफी कम हुआ है, तो काफी सरप्लस मोलासेस जो है वो कंट्री में रहेंगे। तो अगर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो कम से कम ईज आउट हो जाएगा, बट ये मुझे लगता है टेम्पररी रिलीफ है। इसमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारी कैपेसिटी डिस्टिलेशन कैपेसिटी तो लग गई है, हमने लगभग 40,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है इथेनॉल कैपेसिटीज में, तो रॉ मटेरियल के बजाय हम लोग यहाँ पे अपनी मार्केट को कंजम्पशन बढ़ाएं। तो जो उसमें 2 या 3 सजेशन हमने ये दिया है कि जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल फॉर केमिकल इंडस्ट्री, लगभग 100 करोड़ लीटर हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा जाए ताकि हमारा जो खुद का प्रोड्यूस्ड इथेनॉल है वो केमिकल इंडस्ट्री में जा पाए। प्लस एक्सपोर्ट ऑफ एसटीएस जो स्पेशली डीनेचर्ड स्पिरिट है उसकी भी एक्सपोर्ट की एक मार्केट है, हालांकि उसकी पैरिटी नहीं है, बट अगर उसकी परमिशन भी दे देंगे तो एक जब भी पैरिटी आएगी तो कुछ इथेनॉल बाहर भी जा सकता है इंस्टेड ऑफ